हेलो साथियों, आज हम लोगों का टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लोगों का ये उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता है। अब हम लोग इसमें आइसोमेरिज्म से संबंधित सारी बातें पढ़ेंगे। इसके पहले तक के वीडियो में जस्ट आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या क्या हो गया है। तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा हम सभी वीडियो का वो प्लेलिस्ट बनाए हैं, वो दे देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया है जस्ट देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये द्विक्लवण तथा उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। फिर ये उपसह संयोजक यौगिकों की शब्दावली। अब शब्दावली में हम लोगों ने ये केंद्रीय धातु, संकुल, आयन, लिगैंड, ठीक है, ये सब। इसके अलावा जैसे लिगैंड के टाइप्स है ना, लिगैंड के प्रकार, एक दंती लिगैंड क्या है। अब इनके सभी के एक दंती लिगैंड में भी वो टाइप्स है आपका, ऋणावेशित हैं, कुछ उदासीन हैं, कुछ धनावेशित हैं, तो उनके टाइप्स पढ़े थे। इसके अलावा यहाँ देखें टाइप्स में ये सब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखें टाइप्स में ये सब आपको मिल जाएगा, सब इसके बारे में हम बातें किए हैं। और आपको यहाँ पर देखिए ये बताया जा चुका है अब तक उपसह संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण है। नामकरण में सब अलग अलग नियम हैं, है ना, कब कहाँ पर हम किसको क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक सब देख लिया है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं क्या है। ठीक, और थोड़ा सा यहाँ पर ये जान लीजिएगा कि उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता तो हम लोग पढ़ेंगे ही अभी। थोड़ा सा यहाँ ये जानना है कि ये समावयवता जो आप देख रहे हैं, समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता सुन लीजिए, वैसे आप इससे पहले जानते होंगे, है ना। जब अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, है ना, संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार की संरचना को हम समावयवी संरचना कहते हैं तथा संपूर्ण प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या है समावयवता। फिर शुरू करते हैं। देखें, जैसे अभी हमारे पास ये यहाँ देखिए एक ये डाईमेथिल ईथर है CH3OCH3। अब इसी संरचना भी बना दें अगर। और दूसरा आपके पास क्या है, ये एल्कोहल है ना, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। ठीक, ये है। अब अगर इन दोनों का अणुसूत्र देखें तो अणुसूत्र आपको क्या मिलेगा। यहाँ कार्बन देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन। ये इसी में, इसमें तो है ही, इसमें तो है ही, इसमें दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन है। देखिए कहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ तो है। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितने हैं उसे लिख दिया जाए। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, 3 3 6, नीचे भी है उतना ही। देखिए 3 यहाँ, 3 2 5 और एक यहाँ, तो 6 हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, मतलब बराबर बराबर हैं। तो ये अणुसूत्र इसी को कहते हैं आप, इसी को क्या कहते हैं, अणुसूत्र। ये आपका अणुसूत्र है। ठीक, अब अणुसूत्र जब समान हो, और ये देखिए संरचना सूत्र, ये देखिए इनके भिन्न भिन्न हैं। संरचना सूत्र कब बनाएंगे, जब इसी को अभी एक्सपेंड कर बना देंगे तो संरचना बन जाएगी। तो संरचना सूत्र जो है इनके भिन्न भिन्न हैं। तो अभी इसी के अगर इन दोनों की संरचना बना दें तो इनकी जो संरचना बनेगी उसे समावयवी संरचना कहेंगे तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही आइसोमेरिज्म या समावयवता कहेंगे। अब आप लगभग समझ गए होंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसमें एक एक करके देखते हैं और साथ में आपको ऐसे समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक, वो प्रयास किया जाएगा कि और बेहतर तरीके से हम लोग उसे करें। देखिए, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र देखिए समान होते हैं, परंतु संरचनात्मक व्यवस्था अथवा अंतरिक्ष व्यवस्था डिफरेंट होती है, भिन्न होती है, तो ये समावयवी कहलाते हैं। वो जो संरचनाएं हैं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? समावयवी संरचना कहलाती हैं, तथा यह प्रक्रम समावयवता कहलाता है। ठीक, ये तो अभी आपको बताए थे। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा कि ये समावयवता जरा देखें। समावयवता, समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार का क्या क्या है? पहला आप देखें संरचनात्मक समावयवता और दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता जो है, यहाँ देखें संरचनात्मक समावयवता यह 4 प्रकार का होता है। ठीक, वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो और भी है ना, 5-6 प्रकार के होते हैं, जानते हैं संरचनात्मक समावयवता लगभग 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल कितने मिलेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर केवल 4 प्रकार का है। क्या क्या है? एक आपका, ये किसकी बात कर रहे हैं अभी? संरचनात्मक समावयवता की। तो एक आयनन समावयवता है, दूसरा आपका उपसह संयोजक समावयवता है, तीसरा आपका लिंकेज समावयवता है और चौथा हाइड्रेट समावयवता है। ठीक, ये जानते रहिए। ऐसे ही अभी एक एक करके सब डिटेल देखेंगे। दूसरा आपको मिलेगा त्रिविम समावयवता, और त्रिविम समावयवता जो है यह है आपको मिलेगा 2 प्रकार का। एक तो आपका ज्यामिति समावयवता और दूसरा मिलेगा प्रकाशिक समावयवता। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आयनन आइसोमेरिज्म देखिए आई से स्टार्ट है। उपसह संयोजक, ये वही जिसे आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कह देते हैं। सी से स्टार्ट, लिंकेज एल से, हाइड्रेट एच से। ठीक, तो अब देखिए अगर आप यहाँ देखें तो ICLH ये 4 प्रकार के यहाँ मिलेंगे, और यहाँ जियोमेट्रिकल जी और प्रकाशिक ऑप्टिकल है ना, गो, यानी कि जी जियोमेट्रिकल, ओ ऑप्टिकल, ये 2 प्रकार के आपको त्रिविम समावयवता मिलेगा। तो एक एक करके देखते हैं और एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में देखेंगे, तो पूरा जो डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा इसी में साथ में ही। अब देखिए संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, ध्यान से देखें तो क्लियर हो जाएगा संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ समावयवियों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगैंडों की व्यवस्था भिन्न होती है। लिगैंड बताए हैं ऑलरेडी पहले से, जो लोन पेयर डोनेट कर सके, परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को लोन पेयर डोनेट कर सके, उसे लिगैंड कहते हैं। इसी लिगैंड की व्यवस्था इसमें कैसी होती है? भिन्न होती है, और इसी लिगैंड की व्यवस्था के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। कौन? संरचनात्मक समावयवता। ध्यान देना, तो पहला अभी वही आई जो कहे थे, तो यही आयनन। देखिए पहला क्या मिला आपको? पहला मिला आयनन समावयवता, है ना। अब आयनन समावयवता में देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में उपसह संयोजक यौगिक जिनका संगठन या आणविक सूत्र समान हो। क्या हो? आणविक सूत्र समान। ये तो जान रहे हैं समावयवता की ही परिभाषा है, लेकिन विलयन में ये भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। आयन ध्यान देना भिन्न देते हैं। इसमें आयनन में आपको याद ही केवल करना है ये कि आयनन में आयन डिफरेंट, आयनन में आयन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आयनन में आयन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे।
ठीक, ये याद करना है इसमें, यानी आयन भिन्न होंगे। अब एग्जाम्पल आपको दिखा दिए जाए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से समझिए, आयनन में याद रखना है कि आयनन में आयन वही अलग अलग हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ समझें, देखिए इनमें ऋणायनों का उपसह संयोजक गोले और आयनन गोले के मध्य स्थानांतरण होता है। अब देखिए यहाँ आपको कम समझ में आ रहा होगा ये गोले क्या हैं, क्या कैसे। देखिए इनमें ऋणायनों का उपसह संयोजक क्या है, ये यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर, ठीक, उसी को उपसह संयोजक गोले कह रहे हैं, या उसी गोला तो है नहीं जबकि जान रहे हो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप कहा करो इसको। और आयनन गोले के मध्य स्थानांतरण होता है। अभी देखो यही एक दूसरे में चेंज होंगे, आप नीचे एग्जाम्पल समझें, क्लियर होगा। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए क्या है, COBr NH3 5 बार SO4। यहाँ देखिए COBr NH3 5 बार और SO4, सब कुछ दोनों में सेम है। अच्छा, सेम रहेगा तभी तो अणुसूत्र समान रहेगा, तभी समावयवता है। अब समझिए आयनन क्यों कहा गया, क्यों आयनन कहा गया, यानी आयनन समावयवता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ आयन, देखिए ये वाला आयन चेक करिए और बाहर वाला ये आयन चेक करिए, देखिए भिन्न है। इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे, आयनन समावयवता कहेंगे। आयन भिन्न है, ठीक है। जबकि अंदर जरा देखिए, अब आप इसको ब्रोमीन को यहाँ लिगेंड कहेंगे और NH3 को लिगेंड कहेंगे। इसमें यहाँ अंदर आप सल्फेट को लिगेंड कहेंगे, वही NH3 को लिगेंड कहेंगे, अमोनिया को। लेकिन ब्रोमीन को लिगेंड नहीं कहेंगे। ये क्या है, यहाँ SO4 और ये Br, ये दोनों काउंटर आयन हैं। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ऐसे, इसके अंदर जो यहाँ बाहर आ रहा है पॉजिटिव 2+ आएगा, तो उसको यही SO4 2- क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, इसलिए इसे काउंटर आयन कहेंगे। और ऐसे ही आप अगर ज़रा इसको देखें, ये इसको यहाँ पर 1+ आ रहा है, इसलिए ब्रोमीन पे 1-। अच्छा, कैसे आ रहा है 1+, खुद समझ लो भाई, आप इसको तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ब्रोमीन पर 1-, तो इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 1+ होगा ही होगा। ठीक, सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो। या फिर आप इसका कोबाल्ट का निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, SO4 के ऊपर 2+ होता है, NH3 के ऊपर 0 चार्ज है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कोबाल्ट का +3 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालेंगे तो यही आएगा। तो 3+ 2- न्यूट्रल करेगा तो 1+ बचेगा, वही है, ठीक। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये बाहर कोऑर्डिनेशन के स्फीयर बाहर रहते हैं, ये काउंटर आयन हैं, लिगेंड नहीं कहे जाएंगे। लिगेंड इसी के अंदर वाले कहे जाएंगे, ठीक। जो लोन पेयर देगा किसको, यहाँ कोबाल्ट को जो देगा, और यहाँ कोबाल्ट को सल्फेट कहा जाएगा, यहाँ अमोनिया, और यहाँ ब्रोमीन और अमोनिया, ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड आयन के रूप में रहेगा, ठीक। तो अब खुद समझिए, देखिए पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इसका IUPAC नेम है। कैसे निकालते हैं ज़रा समझें। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले बताए थे आपको कि किस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे, IUPAC नेम भी यहाँ बताने का उद्देश्य है। देखिए जैसे आपको बताया गया, पहले पॉजिटिव पार्ट लिखे करें, तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। कैसे पता चला, SO4 के ऊपर 2- है, तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट है पहले। तो और पॉजिटिव पार्ट में भी आपको बताया गया है कि जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन तो B से शुरू होगा, लिखेंगे तो B से शुरू, और ये एमीन जान रहे हैं A से शुरू होगा, तो अल्फ़ाबेट के लिए कौन आया, पहले A आया, और वो भी कितनी बार है, 5 बार है, इसीलिए पेंटा एमीन, वो भी आधा माँ भी लिख दिए करें, एमीन, ठीक। इसके बाद ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख देंगे। अब कोबाल्ट लिखेंगे। अब इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन में लिखेंगे, छोटे कोष्टक में, ठीक। और ये इसको सल्फेट लिख देंगे, बस हो गया IUPAC नेम,
कुछ नहीं है इसमें, पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, सल्फेट आयन गोले में उपस्थित है। अब देखिए सल्फेट आयनन, अब यहाँ ये क्या लिख रहा है, ये आयनन गोले में, ये एक तो पहली बात आप यहाँ ये समझें कि ये कहाँ गोले में है, ये बात ज़रा देखिए, हम आपको समझा रहे हैं वही मानिए, क्या लिखा है उसको छोड़ो। आप यहाँ इसके अंदर ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन आ गया, ब्रोमीन, बाहर कौन काउंटर आयन में चला गया, सल्फेट आयन, ठीक। अब जैसे दूसरे वाले में ज़रा देखें, दूसरे वाले में अगर इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये सल्फेट यस से शुरू है, ये ए मीन से, तो पहले ए वाला ही बोलेंगे, तो पेंटा एमीन, हाँ पेंटा एमीन। और सल्फेटों क्यों कह रहे हैं, बताए थे आपको कि जब कोई निगेटिव वाला जैसे SO4 आया, SO4 2- इसको वैसे हम लोग सल्फेट कहते हैं, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण जितने ऋणात्मक आते हैं उनके अंत में ओ लगाते हैं, तो इसलिए सल्फेटो। और इसको कोबाल्ट लिख के इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक। थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको बताए हैं इसके पहले, जान रहे हैं ना, क्योंकि यही अभी आप इसके ऊपर चेक कर लीजिए, जैसे कैसे चेक करते हैं, देखो ब्रोमीन के ऊपर 1- तो इसका यहाँ 1+ आ जाएगा, NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता है, 5 गुणा करेंगे तब भी 0, SO4 पर 2- होता है, 2-। अब जान लो कि यहाँ 1+ कैसे आया, इस कोबाल्ट पर 3+ रहा होगा, 2- को ये 3+ न्यूट्रल किया, 3+2- के न्यूट्रल किया तो 1+ बच गया वही, तो ये कोबाल्ट के ऊपर कितना था, 3+, तो वही रोमन में 3 लिखा गया, या यक्स मान के निकाल दो, इसके पहले बताए हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ ये ब्रोमाइड, ठीक, देखिए ब्रोमाइड लिख देंगे, तो हो गया इसका यूपीएससी नेम, पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। अब यहाँ ब्रोमीन, ये देखिए इसको छोड़िए, ठीक। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन है, सल्फेट आयन, बाहर कौन है, ये ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन आयन। तो आप ये कहेंगे आयन, आयन में केवल एक्सचेंज कर दीजिए बस, देखिए बाहर जो था उसे अंदर कर लो आप, और जो अंदर था उसे बाहर कर दिया गया है इस दूसरे वाले में, बस यही है। तो इसी को आप कहेंगे कि यह आयनन समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कभी कोई पूछे कि इसमें कितने आयन बनेंगे, इनमें कितने कितने आयन बनेंगे, तो यहाँ से अगर अलग करेंगे तो यहाँ 2- और यहाँ 2+, ठीक। और यहाँ से इसे अलग करेंगे तो यहाँ 1+, यहाँ 1-, तो ये पूरा मिला के 1 आयन हो गया, और ये मिला के 1 आयन हुआ, तो 2 आयन यहाँ बन रहे हैं। और यहाँ देखें इतना मिला के देखिए 1 आयन बन रहा, और इधर मिला के 1 आयन बन रहा, तो यहाँ भी 1-1 2 आयन बन रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर कितना धन आयन है पूछा जाए तब 2 बताएंगे, सल्फेट पर कितने ऋण आयन है तब 2 बताएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए ये आयोनाइज हो कि कितना आयन बनाएगा तब आपको 2 ही आयन बताना है, ध्यान देना, क्योंकि ये एक पूरा ये और एक ये, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल मिलते रहेंगे, देखेंगे हम लोग। आगे देखिए ज़रा, उपसह संयोजक समावयवता क्या है, देखिए उपसह संयोजक समावयवता, देखिए इस प्रकरण में यौगिक धनायन एवं ऋणायन का बना होता है, और समावयवता धनायन संकुल तथा ऋणायन संकुल के बीच लिगैंड के अंतर परिवर्तन के कारण आती है। अब ये अंतर परिवर्तन क्या है, देखिए इसमें तो पहली बात ये महत्वपूर्ण समझें कि जो अभी काउंटर आयन इसके पहले बन रहा था, यहाँ काउंटर आयन होगा नहीं, ठीक। यहाँ होगा क्या, यहाँ उपसह संयोजक समावयवता में दोनों, ये धनायन वाला भी रहेगा कैसा, संकुल में, और ये ऋणायन वाला भी रहेगा किसमें, संकुल में, देखिए दोनों रहेंगे। अब इसमें होगा क्या, केवल इसमें देखिए वही बात कही गई है कि यहाँ धना, देखिए यौगिक में धनायन एवं ऋणायन के ये बने होते हैं कौन, दोनों संकुल, दोनों धनायन ऋणायन बने होंगे संकुल,
और समावयवता धनायन संकुल तथा ऋणायन संकुल के बीच लिगैंड के अंतर परिवर्तन से, लिगैंड का अदला बदली कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ कोबाल्ट है देखिए सेंटर में, यहाँ क्रोमियम है, लिगैंड को इस Cn को उठा के यहाँ ले जाइए और इस NH3 को उठा के यहाँ रख दीजिए ना। अब देखो अगर Cn यहाँ आया तो CO नीचे वाले में देखिए, देखिए नीचे वाले में क्या हुआ, CO के साथ कौन हो गया, Cn। तो इसको ये यहाँ बाद में लिख दिया गया। क्यों बाद में लिखा गया जान रहे हैं, क्योंकि ये ऋणायनिक पार्ट यहाँ बन गया, इसलिए ऋणायनिक को बाद में लिखते हैं। और क्रोमियम के साथ कौन चला गया, क्रोमियम के साथ ये NH3 चला गया। तो देखिए क्रोमियम के साथ NH3 चला गया। इसको पहले क्यों कर दिए और इसको बाद में क्यों कर दिए, इसको भी अभी आपको यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए इसलिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर आप ये थोड़ा जूम करके आपको यहाँ दिखाएं, देखिए इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं पहले धनायन लिखा जाता है फिर ऋणायन। जैसे सोडियम क्लोराइड में आप क्या लिखते हैं, पहले धनायन फिर ऋणायन लिखते हैं ना, ऐसा तो नहीं लिखे होंगे ClNA, ठीक, पहले Na तब Cl, तो पहले धनायनिक पार्ट लिखते हैं फिर ऋणायनिक, यानी सोडियम तब क्लोराइड कहेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ इसमें पहले वाले में तो ठीक है, पहले वाले में ठीक है, क्या ठीक है ज़रा देखें। अभी यहाँ पर पहले वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में IPAC नाम भी साथ में देखें, पहले वाले में देखिए NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगैंड है। अब छक गुणा कराएंगे तब भी उतना ही होगा। तो अब इस CO के ऊपर 3+ है। अब आप कहेंगे ये 3+ कैसे आप जान गए, तो बता रहे हैं कैसे जान गए। ये 3+ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3- है। अब ये भी आप कहेंगे 3- कैसे यहाँ आया जान गए। देखो ऐसे जाना गया, 1 Cn पर 1-, 6 Cn पर 6-, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों 3- आया होगा, यानी इस क्रोमियम पर 3+ रहा होगा, ठीक है। 3+ इस 6- को ख़त्म किया है, तो इसमें 6 तो ख़त्म नहीं कर पाएगा, 3 को ख़त्म करेगा, 3 बच गया। अब 3- यहाँ हो गया, तो निश्चित रूप से इतने पर 3+ आ गया। अब वो 3+ किसका है, NH3 तो बनाएगा नहीं, न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट ही के है। समझ गए होंगे अब आप लगभग, ठीक है। अब देखिए ऐसे हेक्सा एमीन, इसका IPAC नेम समझिए। पहले आप धनायनिक वाले पार्ट का लिखेंगे, 6 बार है एमीन तो लिखेंगे हेक्सा एमीन। कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, इसका इस पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पर भी +3 है, तो वही रोमन में थर्ड। और फिर देखिए हेक्सा साइनो, 6 साइनाइड है ना, Cn ग्रुप 6 है, तो हेक्सा साइनो। अब यहाँ क्रोमियम नहीं लिखा गया, क्रोमेट क्यों लिखा गया, क्योंकि ऋणावेशित भाग, देखिए ये ऋणावेशित भाग नियम में बताए थे आपको, ऋणावेशित भाग में अगर संकुल है तो जो मेटल लिखा जाएगा उसके अंत में 8 लगाएंगे, इसीलिए क्रोमेट, ठीक है। और अब Cr क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, बस हो गया, यही IPAC नेम। तो IPAC नेम भी आप साथ में देखते चलिए। और देखिए इसका एग्जाम्पल भी आप जानते रहिए, केवल लिगैंड का एक्सचेंज करना है, दोनों संकुल होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए हेक्सा एमीन क्रोमियम, ये किसका IPAC नेम है, तो इसका देखिए हेक्सा मतलब 6, एमीन NH3 को कहते हैं, तो हेक्सा एमीन। और Cr क्रोमियम, यहाँ क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला भाग है, ठीक है, पॉजिटिव वाला भाग है, यहाँ +3 है, +3, और यहाँ -3 है। अभी तो बताए थे कैसे आता है। तो अब कोबाल्ट पर अगर देखा जाए तो कोबाल्ट पर +3 ही होता है, ध्यान देना, कोबाल्ट पर क्या होगा +3, यहाँ +3 है, और यहाँ क्रोमियम पर भी +3 है, ये +3 यही यहाँ चला गया, और यहाँ पर -3 क्या कैसे आ गया, क्योंकि 1 Cn पे 1-, 6 Cn पे 6-, तो 3+ 3- ख़त्म किया, 3- वही बचा है, ठीक है। तो देखिए यही हुआ है। अब थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखा दें इसका IPAC नेम।
6 एमीन है इसलिए हेक्सा एमीन। क्रोमियम क्रोमियम, इसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 लिख दो। अब देखिए 6 साइनाइड ग्रुप है तो हेक्सा साइनो। अब यहाँ कोबाल्ट, जो यहाँ कोबाल्ट लिखा गया, अब यहाँ देखो त्रुटि है, कोबाल्ट न लिख करके कोबाल्टेट लिखना चाहिए ना। देखिए मैं करेक्ट करवा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट यहाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऋणायनिक भाग है। तो कोबाल्टेट, और इसके बाद अब इसका ये ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, वो भी छोटे कोष्टक में 3 लिख देंगे तो हो गया। समझ गए होंगे इसको आप। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि धनायन युक्त संकुल जो है उसमें NH3 लिगेंड कोबाल्ट के साथ है ना। किसमें? पहले वाले में, ये इसमें इसकी बात कर रहे हैं यहाँ, देखिए इसकी बातें हो रही हैं। ये जो धनायन युक्त संकुल NH3 है, ये वाला NH3, ये कोबाल्ट के साथ है, देखिए कोबाल्ट के साथ है। और ऋणायन युक्त संकुल NH3 लिगेंड, ऋणायन युक्त संकुल NH3 के यहाँ है ना। यहाँ ऋणायन युक्त संकुल कौन है? CN है, CN है ना, CN माइनस। ये क्रोमियम के साथ, क्रोमियम के साथ है यहाँ, क्रोमियम के साथ, ठीक। अब ऋणायन युक्त संकुल CN लिगेंड, देखो इसमें उल्टा सीधे दिया है, इसमें जो CN दिया है, CN माइनस है, ये क्रोमियम के साथ, क्रोमियम के साथ नहीं, अब दूसरे वाले में अगर चेक किया जाए तो CN है तो कोबाल्ट के साथ है ना। यहीं से आप देख लो, इसको छोड़ो, यहाँ पर जो ये लिखा गया है ना, उल्टा सीधे लिखा गया है, इसको यहीं से हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन क्या है। देखिए कोबाल्ट के साथ NH3 लिगेंड है, क्रोमियम के साथ ये ऋणायनिक वाला CN है। अब यहाँ क्रोमियम के साथ यहाँ एमीन न्यूट्रल है। अब यहाँ ये ऋणायनिक लिगेंड कोबाल्ट के साथ है। इसमें तो ये तो पहले से जानते हो, इसमें क्या ज़रूरी इतना डिटेल देने का। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिंकेज समावयवता। ये लिंकेज है समावयवता। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, तो इस प्रकार की समावयवता में केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड के जुड़ने का तरीका डिफरेंट होता है, मतलब वही उसी के साइड चेंज हो जाती है ना, साइड चेंज हो जाएगी। देखिए आपको लिंकेज में याद करना है, सब नहीं, लिंकेज में बस मैं यहाँ देखिए बता रहा हूँ, आप उसको याद रखें। एक तो लिंकेज में ये याद रखे रहिए, थोड़ा सा यहीं लिंकेज के लिए थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है। चलो यहीं ऊपर ही लिख देते हैं, समझ जाएंगे। लिंकेज समावयवता के लिए देखिए इस प्रकार की समावयवता में केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड के जुड़ने का तरीका भिन्न होता है। कौन कौन से हैं ऐसे, उन्हें देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। एक तो आपका कहीं ONO मिल जाए, ONO या NO2, ठीक, ये दोनों एक ही हैं, बस यहाँ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करने लगेगा, तो वही लिंकेज हो जाता है। कहीं CN मिले, अगर नाइट्रो कार्बन दे रहा है तब तो साइनाइड, अगर NC लिख दिया जाए तो यहाँ जान लेना नाइट्रोजन दे रहा तो आइसोसाइनाइड, तो ये भी लिंकेज का काम करेंगे। ऐसे ही कहीं मिल जाए SCN तो ये थायोसाइनाइड है। कहीं मिल जाए NCS या CNS तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ तो सल्फर दे रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, थायोसाइनाइड कहेंगे। अब कहीं CNS मिल गया, कार्बन दे रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, NCS होगा, देखो NCS, तब इसको आप आइसोथायो साइनेट कहेंगे। तो ये लिंकेज का काम करते हैं, सभी नहीं है, बस यही याद रखे रहिए, आपको याद रखना, एक साइनाइड आइसोसाइनाइड, ONO NO2 और SCN NCS, ठीक है, सब नहीं याद करना, बस यही है। अब आपको यही जानना है, ज़रा देखें खुद समझ जाएंगे।
तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब जानिए। देखिए यहाँ NO, ये ONO में कौन दे रहा है, यहाँ ऑक्सीजन। अब NO2 में कौन दे रहा है, यहाँ नाइट्रोजन दे रहा लोन पेयर, किसको, कोबाल्ट को, और यहाँ भी कोबाल्ट को। बस और सब सिमिलर आपको मिलेगा। देखिए NH3 5 है, Cl2 है बाहर, NH3 5 है, Cl2 है। तो यही पहचान करना था इसमें। तो ये दोनों अगर कोई पूछे कौन सा समावयवता प्रदर्शित करेंगे, तो आपको बताना है लिंकेज। ठीक, सिंपल। ऐसे उसमें भी मिलेगा, कहीं CN मिलेगा, NC मिलेगा, SCN, NCS, पहचान लेंगे आप। वही दिया ONO, ये माइनस होता है इसके ऊपर, जैसे आप जानते हैं NO2 माइनस, ठीक वैसे ही। तो ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन द्वारा दान करता है, तो इसलिए नाइट्राइटो। और NO2 माइनस नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए इसको नाइट्रो कह दीजिए। ठीक, तो सिंपल हो गया, बस यही लिंकेज। ठीक है, पहचान लेंगे हम, इस पर और क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए हाइड्रेट समावयवता जरा चेक करिए। हाइड्रेट, तो हाइड्रेट समावयवियों का समान संगठन होता है, लेकिन लिगैंड के रूप में जल के अणुओं की संख्या डिफरेंट होती है, भिन्न। और इस घटना को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। जैसे देखो, खुद आप समझ जाएंगे। अंदर के जो हाइड्रेट का मतलब वाटर, जान लेना डिफरेंट रहने वाला है वाटर। आप इसको A और B को देखिए, अपने आप समझ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल तो A भी है, B भी है, C भी है, सब मिल जाएगा। देखिए कैसा है। ए में जरा देखिए कितने वाटर हैं, 6। B में कितने हैं देखिए, 5। C में कितने हैं, 4। बस यही चेंज रहना चाहिए, वाटर का मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो परिवर्तित रहे और अणुसूत्र समान रहे, तो बस हो गया। अब बाहर इस बार 3 क्लोरीन कर दिए गया है ना, इसमें बाहर 2 क्लोरीन, एक जल कर दिए गया, एक क्लोरीन अंदर ले लिए गया यहाँ, है ना, जल भेज कर उसके बदले में अंदर ले लिए गया। और होने चाहिए कितने अंदर, कुल 6 हो, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम का समन्वय संख्या 6 ही होता है। बताए थे इसके पहले। तो अब देखिए अंदर यहाँ दूसरे वाले में देखिए, B वाले में 5 वाटर है, 1 Cl है, तो 5 1 6। तीसरे में देखिए C वाले में 4 H2O 1 Cl। अब 4 1 Cl क्या, यहाँ तो आपको करना चाहिए 2 Cl है ना, क्योंकि देखो ये यही सब मिस प्रिंटिंग रहती है ना। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन होना चाहिए और बाहर 1 ही। ठीक, क्योंकि 2 अंदर हो गया, बाहर 1, 2 1 3 से ज़्यादा होना नहीं है, नहीं तो ये अणुसूत्र डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, यही है। अब जैसे यहाँ पर 1 H2O, फिर यहाँ 2 H2O बाहर किया गया, क्योंकि 6 था तो 4 अंदर है। बस सिंपल। अब ऐसे ही है, यही आपका पहचान लिए होंगे कि ये हाइड्रेट समावयवता दर्शाता है। IUPAC फटाफट देख लेते हैं। 6 H2O है तो आप लिखेंगे हेक्सा एक्वा। क्रोमियम को क्रोमियम लिख दीजिए, +3 ऑक्सीडेशन इसके ऊपर है। कैसे पता चला, H2O के ऊपर 0 होता है, 1 Cl पे 1 माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस, 3 प्लस है, जान लो तो क्रोमियम का ही 3 प्लस है, तो +3। और क्लोराइड लिखो, यहाँ ट्राई क्लोराइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लोराइड। ठीक, ये बैगनी रंग का होता है। अब B वाले में ज़रा देखिए ऐसे, तो आपने इसमें क्या किया, एक क्लोरीन अंदर ले लिया, बाहर एक H2O आप कर दिए हैं, है ना, क्योंकि आप एक्सचेंज कर दिए ना, अदला बदली कर लिए हैं। तो यहाँ 5 H2O है तो पेंटा एक्वा। और यहाँ देखिए क्लोरो, एक ही क्लोरीन है तो क्लोरो क्रोमियम लिख दीजिए, क्रोमियम, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही। और बाहर देखिए क्लोराइड 2 है, लेकिन आपको नंबर नहीं लिखना है, केवल क्लोराइड। हाँ, वाटर कितना है, 1 है, तो मोनोहाइड्रेट लिख दीजिए। तो ये कलर भी दिया है, नीला हरा होता है। IUPAC अब इसका देखिए, H2O को एक्वा ए से शुरू होगा, ए से, और Cl C से, तो पहले ए वाला बोलेंगे, है ना, ए वाला मतलब एक्वा पहले बोलना। कितनी बार है, 4, तो टेट्रा एक्वा। 2 क्लोरीन है देखिए, Cl2, तो डाई क्लोरो। क्रोमियम तो लिख ही दीजिए, क्रोमियम।
ऑक्सीडेशन 3 है, निकाल कर भी चेक करेंगे 3 आएगा। और बाहर देखिए क्लोरीन तो क्लोराइड, और कितने H2O है 2, तो डाईहाइड्रेट लिख दीजिए। ठीक, क्या लिख देंगे, डाईहाइड्रेट। तो सिंपल टेट्रा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेट, ये ग्रीन कलर का होता है। तो सिंपल आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आज समाव्यवस्था समाप्त कर देते हैं ना, जिससे अगला टॉपिक शुरू करें हम लोग। तो देखिए अगला अब हम लोग देखते हैं त्रिविम समाव्यवस्था, इम्पोर्टेंट ज़रा देखिए, देखते हैं। ये त्रिविम वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको समझाने में इसको अलग ही कर लेते हैं ना, क्योंकि अच्छे समझ में भी आएगा। तो त्रिविम वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।